23 तो सिंपल है। 23 में कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई एग्जांपल हमें बताए थी कि रिसर्च स्टडी में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ऐसी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ के चेंज होने की वजह से वो चीज़ खुद भी चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर आप जब गैस चूल्हे पर पानी रखते हैं, ठीक है, तो उस चूल्हे को, उस गैस को जब आप तेज़ करते हैं तो जल्दी से पानी जो है गर्म हो जाती है। अगर आप उस चूल्हे को कम रखते हैं तो पानी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है गर्म होने में। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पानी को हम डिपेंडेंट कहेंगे, क्योंकि ये गैस पर इन्हिसार करती है। अगर हम गैस को तेज़ करते हैं पानी जल्दी गर्म होती है, अगर गैस को कम रखते हैं तो पानी के गर्म होने में फिर ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम मिसाल के तौर पर बर्फ को जो है, बर्फ को हम बर्फ पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या इन दोनों बर्फ के एक दूसरे पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है हमारे साथ क्या है, बर्फ है, ठीक है ना। मतलब एक बर्फ को दूसरे बर्फ पर रखने से ना जो दूसरा बर्फ है उसकी जो पिघलने की जो रेट है उसमें कमी आएगी, ठीक है, और ना ही उस ऊपर वाले बर्फ की पिघलने की रेट में कोई कमी आएगी। तो सिंपल अल्फाज में डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं कि रिसर्च स्टडी में हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई एग्जांपल बताए तो ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे साथ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कि अगर मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर किसी की हाई होती है तो उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हाइपरटेंशन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब ये है कि ये उस मेडिसिन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा होने की वजह से आपकी बीपी जो है वो शूट कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी। इसके अलावा एज, जेंडर हो गई या एजुकेशन लेवल, ये डिपेंडेंट नहीं होता, दूसरी चीज़ों पर ये इन्हिसार नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल था। MCQs 26 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 26 में कहते हैं व्हाट इज़ अ सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू किसे कहते हैं? सो अ स्टडी डेट synthesize the result of multiple studies on a particular topic। सिस्टमेटिक रिव्यू से मुराद ये है कि एक ख़ास टॉपिक के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज से आपने डेटा हासिल किया हुआ होता है, ठीक है। तो उस डेटा को हासिल करने के बाद उसको जब आप अरेंज करते हैं, ठीक है, और उससे आप एक रिज़ल्ट जो है उसको से आप एक कंक्लूजन जो है निकालते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिस्टमेटिक रिव्यू कहते हैं। तो एक ख़ास टॉपिक पर आपने जो बहुत सारे रिसोर्सेज से डेटा हासिल किया होता है और उसको जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, और उससे आप रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसको हम सिस्टमेटिक रिव्यू कहते हैं। MCQs 27 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ रिसर्च एथिक कमेटी। रिसर्च एथिक कमेटी क्या है? रिसर्च एथिक कमेटी ये असल में हमारे साथ लोगों का पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है, जिनका बुनियादी काम यही होता है कि रिसर्च के दौरान किसी किस्म की नाइंसाफ़ी, किसी किस्म की बदफेली या किसी किस्म की क्या कहते हैं प्लेजरिज्म जो है या नकल वगैरह जो है वो ना हो जाए, और हर एक चीज़ जो है इंसाफ के साथ हो जाए, ठीक है, और जस्टिस के साथ हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो पार्टिसिपेंट है उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपोज नहीं करना दूसरे लोगों के साथ। पार्टिसिपेंट के साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट से पहले उनसे जो है बाकायदगी से इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना, उनसे इजाज़त लेना, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आते हैं, इन सब चीज़ों का जो ख्याल रखना होता है, तो ये इन लोगों पर मुश्तमिल जो ग्रुप होता है जिसको हम रिसर्च एथिक कमेटी कहते हैं, तो इनका ये क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो रिसर्च एथिक कमेटी ये लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो कि क्या करते हैं, स्टडी रिसर्च स्टडीज़ को देखते हैं, इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि जो रिसर्च हो रही है आया ये
इखलाक के दायरे में रहकर हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, कमेटी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। ठीक है। MCQ 28, what is the difference between convenience sample and purposive sample? Convenience sample is selected based on specific criteria, while purposive sample is selected at random। ठीक है, कहते हैं कि convenience sample और purposive sample के दरमियान क्या फ़र्क है। तो convenience sample यूजुअली हमारे साथ वो sample होती है जिसको हमने एक ख़ास क्राइटेरिया की बुनियाद पर उस sample को हमने क्या किया होता है, सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, उसके लिए एक ख़ास क्राइटेरिया होती है और उस क्राइटेरिया को देखते हुए उसकी बुनियाद पर जब हम सैंपल की सिलेक्शन करते हैं तो उसको हम कन्वीनियंट सैंपल कहते हैं। जबकि परपोजिव सैंपल से मुराद ये है कि वो सैंपल जो कि हमने क्या किया हो, रेंडमली उसको सेलेक्ट किया होता है, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट के पास 50-50 चांसेस होते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह की जो सैंपल होती है उसको हम परपोजिव सैंपल कहते हैं। ठीक है, जो कि रैंडमली हमने क्या किया हो, सिलेक्शन उसमें की हो। सॉरी, convenience sample is selected based on availability or accessibility, whereas purposive sample is selected based on specific criteria। हाँ जी बिल्कुल, कन्वीनियंस सैंपल जो है इसको, इसमें जब हम सैंपल की सिलेक्शन करते हैं तो वो फिर हम उस सैंपल की जो अवेलेबिलिटी होती है और जो एक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब उस सैंपल तक अगर हमारी रसाई होती है, ठीक है, अगर उस तक हमारी रसाई होती है या वो हमें अवेलेबल होती है, वो हमें फराहम होती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं एज सैंपल के तौर पर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कन्वीनियंस सैंपल कहेंगे। जबकि परपोजिव सैंपल ये हमारे साथ एक ख़ास क्राइटेरिया की बुनियाद पर जब हम किसी पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने सैंपल के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परपोजिव सैंपल कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ख़ास क्राइटेरिया, बिल्कुल एक ख़ास क्राइटेरिया हमने उसके लिए सेलेक्ट की होती है। अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें वो मिलती है तो उसको हम एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर उस क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं करते फिर उसको हम सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, जबकि कन्वीनियंस सैंपल में हमारे साथ किसी भी किस्म की ख़ास क्राइटेरिया नहीं होती, उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास हमारे मतलब की चीज़ें अगर मौजूद हो तो उसको हम एज अ सैंपल ले लेते हैं, अगर उस तक हमारी रसाई ना हो तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, MCQ 29 में ये कहते हैं कि व्हाट इज़ अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जब कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के पीछे आपके वजूहात होते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं जो है थर्ड सेमेस्टर में 3 से ऊपर जीपीए लेना चाहती हूँ। तो 3 से ऊपर जीपीए लेने के लिए आपने जो है क्या करना होता है, आपने एक प्लानिंग जो है वो करनी होती है, जिसमें आपने सबसे पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई करना होता है, सेट करना होता है कि मेरी जो मकसद है वो 3 से ऊपर जीपीए लेना है। ठीक है, अब 3 से ऊपर जीपीए लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डेली जो है रोज़ाना जो है 2-2 या 3-3 घंटे स्टडी करनी होगी। इसके साथ साथ जो है मैंने जो है दूसरे सब्जेक्ट को भी क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव बन गए हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि स्टेटमेंट दैट गाइड द स्टडी, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी प्लानिंग जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपनी स्टडी को करते हैं, अपनी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहेंगे। MCQ 30, व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि द प्लान फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी, रिसर्च स्टडी को करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं तो उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। MCQ 31, व्हाट इज़ अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल किसे कहते हैं, अ वेरिएबल दैट इज़ रिलेटेड टू बोथ द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल किसे कहते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल से मुराद वो वेरिएबल, वो करेक्टरिस्टिक्स
जो कि दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों से रिलेटेड हो, ठीक है, दोनों से मुंसलिक हो, ठीक है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी। MCQ 32, what is the difference between क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ऑलरेडी ये भी मैंने आपको बताया है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है इसमें हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक ख़ास टाइम पीरियड में, एक ख़ास पॉइंट पर, एक ख़ास टाइम में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट से डेटा लेते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम क्या करते हैं, एक ख़ास टाइम पीरियड में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हम अपने पार्टिसिपेंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। MCQ 33, व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या होता है, असरअंदाज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और हो सकता है कि ये MCQs आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। MCQ नंबर 34 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप किसे कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप से मुराद ये है वो ग्रुप जो कि आपके कंट्रोल में होता है और उसके ज़रिए आप दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं, उसके ज़रिए आप दूसरी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो इसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट who do not receive the intervention being taken is called control group, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप से मुराद लोगों का वो ग्रुप, पार्टिसिपेंट्स का वो ग्रुप हु डू नॉट रिसीव द इंटरवेंशन बीइंग टेस्टेड, ठीक है, जिनको जो है, जिन पर किसी किस्म की एक्सपेरिमेंट ना की गई हो, ठीक है, या रिसर्च के दौरान उनको जो है, मतलब हमारे साथ दो ग्रुप होते हैं जिसमें हम जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं, दो ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम एक ग्रुप पर क्या करते हैं, सर प्लीज लेक्चर की रिकॉर्डिंग डेली बेस पे, ओके। अच्छा, तो कंट्रोल दो ग्रुप्स होते हैं जिसमें एक ग्रुप पर हम क्या करते हैं, एक ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे ग्रुप पर हम नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह से दोनों ग्रुप पर हम दोनों ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं कि जिस ग्रुप पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ क्या हो रहा है और जिस ग्रुप पर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया इस पर क्या हो रहा है। तो जिस ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है, और उसको हम एज अ कंपैरिजन के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। MCQ 35, व्हाट इज़ अ सैंपल साइज। सैंपल साइज किसे कहते हैं कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिन पर आप स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो वो कितने तादाद में है, तो उनकी जो तादाद होती है, ठीक है, सैंपल में, तो उसको हम सैंपल साइज कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द स्टडी। मिसाल के तौर पर आप जो है एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपने एक सैंपल लिया है, उस सैंपल में आपने मिसाल के तौर पर 50 लोग जो है उसको आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, तो आपकी जो सैंपल की साइज है वो क्या होगी, 50 होगी, मतलब आपके सैंपल में 50 लोग जो है वो क्या है, शामिल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल साइज कहेंगे। नल हाइपोथेसिस कैसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट MCQs है 2023 की जो BSc 7 सेमेस्टर है उनके MCQs में, उनके पेपर में नल हाइपोथेसिस से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे और 2 दफ़ा एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझे। नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस ये हमारे साथ वो हाइपोथेसिस होती है जो कि हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान, किसी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं है, तो ये हमारे साथ नल हाइपोथेसिस है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से मुराद ये है, अल्टरनेटिव से मुराद जो कि नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल अपोजिट होती है। मिसाल के तौर पर नल हाइपोथेसिस में मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग जो है 3 से मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग 3 से ज़्यादा GPA नहीं ले सकते, जबकि आप लोग मुझे जो है उसके अल्टरनेट आप मुझे कहते हैं कि हम 3 से इंशाल्लाह ज़्यादा GPA लेंगे और आप वो मुझे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मुझे बताया था जो कि आपने क्या किया, करके दिखाया, और इसी तरह से आप लोगों ने मेरी जो प्रेडिक्शन थी उसको आपने गलत साबित कर दी। तो नल हाइपोथेसिस वो प्रेडिक्शन होती है जिसको हमने गलत साबित करना
करना होता है, ठीक है, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 37 व्हाट इज रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल किसे, रैंडम हम किसे कहते हैं, रैंडम से मुराद ये है कि जिसमें हम किसी किस्म की फेवरेटिज्म या किसी किस्म की फेवरेटिज्म जो है वो नहीं करते, ठीक है। तो जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम आंख बंद करके सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हमें पता नहीं होता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बल्कि उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सो अ सैंपल दैट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन। एक स्टडी पॉपुलेशन से आप क्या करते हैं, लोगों को जो है रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक जगह से सेलेक्ट करते हैं, दूसरी जगह से, फिर तीसरी चौथी से, मतलब रैंडम सीक्वेंस में आप सिलेक्शन करते हैं, तो इसको रैंडम सैंपल कहेंगे। MCQs 38, MCQs 38 में कहते हैं व्हाट इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी मैंने आपको बताया कि वो टूल जो कि हम रिसर्च स्टडी के लिए यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। पायलट स्टडी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आ सकता है। व्हाट इज अ पायलट स्टडी, पायलट स्टडी क्या है। सो अ स्मॉल स्केल स्टडी दैट इज कंडक्टेड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ लार्जर स्टडी, ठीक है। पायलट स्टडी से मुराद ये है कि आप लार्ज स्टडी करने से पहले एक छोटी सी क्या करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी पेशेंट को ड्रिप एडमिनिस्टर करते हैं, तो ड्रिप एडमिनिस्टर करने से पहले उनकी हम क्या करते हैं, उनकी हम टेस्ट करते हैं कि आया रिएक्शन तो नहीं कर रहा इन पर, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं, ठीक है। सो अ स्मॉल स्केल स्टडी दैट इज कंडक्टेड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ लार्ज स्टडी, ठीक है, तो इसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। MCQs 40 व्हाट इज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आ सकता है। कोरिलेशन से मुराद आप दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको मेजर करते हैं, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। तो कोफिशिएंट से मुराद, कोरिलेशन कोफिशिएंट से मुराद अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप जो है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, तो उसकी स्ट्रेंथ की जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उसको मालूम करते हैं। और किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा रही है, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। MCQ 41 व्हाट इज अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी। सिंगल ब्लाइंड स्टडी क्या है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। कहते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी क्या है। तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी से मुराद अ स्टडी इन विच द रिसर्चर डू नॉट नो विच ग्रुप द पार्टिसिपेंट आर इन, ठीक है। सिंगल ब्लाइंड स्टडी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें रिसर्चर को पता नहीं होता कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, तो इस रिसर्च में मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है तो वो किस ग्रुप के पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो रिसर्च होती है या वो स्टडी होती है जिसमें रिसर्चर जो है बेखबर होता है, उसको ये पता नहीं होता कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट है तो वो पार्टिसिपेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम सिंगल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ डबल ब्लाइंड स्टडी भी होती है जिसमें ना ही रिसर्चर को पता होता है और ना ही पार्टिसिपेंट को पता होता है कि हम पर कौन सा रिसर्चर जो है काम कर रहे हैं, और ना ही रिसर्चर को पता होता है कि पार्टिसिपेंट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सवे MCQs 42 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 42 में कहते हैं कि व्हाट इज अ मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या है, मेटा मीन हाई या हायर लेवल। तो मेटा एनालिसिस से मुराद अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, a statistical technique used to combine the result of multiple study on a particular topic। एक खास टॉपिक पर हम मल्टीपल स्टडीज के जो रिजल्ट है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ मेटा एनालिसिस, ये हमारे साथ एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि एक ख़ास टॉपिक के हवाले से हमने जो मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा हासिल किया होता है, जो स्टडी हमने की होती है, तो उस स्टडी को लेकर हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसका आउटकम निकालते
निकालते हैं, तो जिस टेक्निक के ज़रिए निकालते हैं उसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। MCQ 43, व्हाट इज़ इंटरनल वैलिडिटी? ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि द डिग्री टू विच एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर कंट्रोल इन द स्टडी इज कॉल्ड इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी से मुराद ये है कि जो फाइंडिंग आपने की है तो वो फाइंडिंग जो है कितने परसेंट दूसरे लोगों पर जो है वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या कितने परसेंट उसको हम जो है जनरलाइज कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहेंगे। ठीक है, इस डिफिनीशन को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू क्या होती है? लिटरेचर रिव्यू ये असल में हमारे साथ एक समरी होती है, ठीक है, जो कि एक ख़ास टॉपिक के हवाले से पहले से मौजूद जो रिसर्चर, मतलब जो रिसर्चर हमसे पहले लोगों ने जो उस टॉपिक पर रिसर्च किया होता है, तो उनकी रिसर्च की जो समरी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। सो अ समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च, एक पार्टिकुलर टॉपिक पर जो पहले से मौजूद रिसर्च होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो समरी होती है उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। MCQ 46, कंपाउंडिंग वेरिएबल का भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कंपाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है ये भी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप की प्रेडिक्शन करती है, मालूमात आपको देती है, उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी किसे कहते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अ स्टडी दैट यूजेस नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, वो स्टडी जिसमें हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हुए क्या करते हैं? रिसर्च क्वेश्चंस की आंसर देते हैं, तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे से मुराद ये हमारे साथ एक रिसर्च डिज़ाइन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन में जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया होता है, वो आगे आने वाले हैं डियर, आगे आने वाले हैं। वो सारे मैंने ऐड किए हुए, ये तो देखिए ये तो पहला यूनिट है, ये सिर्फ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके हवाले से हम पढ़ रहे हैं। वो पहले यूनिट में नहीं आता डियर, वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, और मैंने इस बिल्कुल है, वो मैंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन वो दूसरे यूनिट में है, पहले यूनिट में वो नहीं है। पहले यूनिट्स में जो थे तो उससे रिलेटेड मैंने जो है एमसीक्यूज बनाए हुए हैं जो कि आप देख सकती हैं। क्या? बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो दूसरे यूनिट्स में होंगे इंशाल्लाह। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ उन बेसिक चीज़ों की डिफिनीशन हो रही है, और उसके हवाले से जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे जो यूनिट हम पढ़ेंगे तो आगे यूनिट में फिर इन चीज़ों की डिफिनीशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, बल्कि इन चीज़ों की सिर्फ आपको टर्म्स मिलेंगे, नेम्स मिलेंगे। ठीक है, ये डिफिनीशन फिर आपको उन यूनिट्स में नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करती है तो फिर आगे यूनिट्स को समझना आपके लिए आसान होगा। सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे ये हमारे साथ एक रिसर्च डिज़ाइन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? एक ख़ास सैंपल के हवाले से हम जो डेटा गैदर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। सर्वे तो आप सब जानते हैं, ठीक है, जब हम किसी एरिया विजिट करते हैं, ठीक है, और उस एरिया विजिट करने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ